मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज गैर बीजेपी और गैर एनडीए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर सेमिनार करेंगे। केंद्र के खिलाफ राज्यों को एक करने की उनकी ये मुहिम शुरू होने से पहले ही दम तोड़ती उस वक्त दिखने लगी जब अखिलेश ने सेमिनार में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। नीतीश का कार्यक्रम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही जुड़ने का है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के सेमिनार में आने की उम्मीद है। मंगलवार को विधायक सोमनाथ भारती को कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। सोमनाथ भारती पर पत्नी के साथ मारपीट और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद सोमनाथ भारती समर्थकों के साथ थाने पहुंचे थे, जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सोमनाथ की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल सरकार के उस दावे को एमसीडी ने झूठा बताया है, जिसमें केजरीवाल सरकार ने डेंगू का 75% फंड एमसीडी को देने का दावा किया था। एमसीडी ने कहा है कि उन्हें सरकार की तरफ से अब तक डेंगू का फंड नहीं मिला है। डेंगू से अब तक दिल्ली में 33 से ज्यादा की मौत और 6000 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। तो वहीं केजरीवाल वीडियो संदेश और विज्ञापनों के जरिए लोगों का ध्यान भटकाने में लगे हैं। लेकिन हाईकोर्ट में पेश हुए आंकड़ों ने एक बार फिर राज्य सरकार की पोल खोल दी है। साउथ दिल्ली एमसीडी के अधिकारियों पर बीजेपी नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। स्थायी समिति के अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा ने कहा है कि दिल्ली सरकार से डेपुटेशन पर आने वाले अधिकारी निगम की छवि खराब करने में लगे हैं। इन अधिकारियों का दिल्ली के विकास में कोई रुझान नहीं है। अधिकारियों के इसी रवैये को लेकर साउथ एमसीडी में 6 अक्टूबर को विशेष बैठक बुलाई गई है। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि वो नासिक मंडी से अब और प्याज नहीं खरीदेगी। पहले 2500 मीट्रिक टन प्याज और खरीदे जाने की योजना थी। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि मंडियों में सस्ती प्याज आनी शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो 30 रुपए किलो वाली प्याज भी राशन की दुकानों से हटा ली गई है। हालांकि चुनी हुई जगहों पर वैन के जरिए प्याज की बिक्री जारी रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी कर कमर्शियल गाड़ियों में ओवरलोडिंग की समस्या को लेकर सफाई मांगी है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि 23 नवंबर तक सरकार एफिडेविट देकर बताए कि ओवरलोडिंग की दिक्कत दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और अभी तक उनका क्या असर हुआ है। नौ साल पहले लोकल ट्रेनों में हुए सीरियल ब्लास्ट के गुनहगारों के लिए मकोका कोर्ट आज सजा का ऐलान कर सकती है। 12 लोगों को अदालत पहले ही दोषी करार दे चुकी है। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की 7 लोकल ट्रेनों में 10 मिनट के भीतर धमाके हुए थे। इन सीरियल धमाकों में 188 लोगों की मौत हो गई थी। रिजर्व बैंक ने मंगलवार को रेपो रेट में आधा फीसदी की कटौती का ऐलान कर बाजार में खुशी का संचार कर दिया। सेंसेक्स ने तगड़ी छलांग लगाई तो घर से लेकर गाड़ी तक के लोन सस्ते होने की बाजार बाट जोहने लगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी आरबीआई के फैसले का स्वागत किया है। कुछ बैंकों ने ब्याज दरों में कटौती का ऐलान कर दिया है, तो वहीं निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक आईसीआईसीआई की सीईओ चंदा कोचर ने कहा है कि जल्द ही बैंक ब्याज दरें घटाने का ऐलान करेगा। सनातन संस्थान ने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव पर केस चलाने की मांग की है। सनातन संस्था ने कहा है कि झूठे आरोप लगाकर श्याम मानव संस्थान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। श्याम मानव ने कहा था कि सनातन संस्था लोगों को सम्मोहित कर तर्कवादियों पर हमले करवाता है। ये पूरा विवाद सनातन संस्थान के साधक समीर गायकवाड़ के पानसरे मर्डर केस के सिलसिले में गिरफ्तार होने पर हुआ था। गोविंद पानसरे मर्डर केस में आरोपी समीर गायकवाड़ फिलहाल जेल में है। पुलिस समीर गायकवाड़ की ब्रेन मैपिंग करवाना चाहती है। 3 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। इस सुनवाई में पुलिस अदालत से समीर गायकवाड़ की ब्रेन मैपिंग कराने की इजाजत मांग सकती है। महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने 16 राजनीतिक दलों की मान्यता वापस लेने का फैसला किया है। जिन 16 दलों की मान्यता वापस ली जा रही है, उनमें रामदास अठावले की आरपीआई भी शामिल है। इन सभी दलों पर ऑडिट रिपोर्ट तय वक्त पर जमा न कराए जाने पर चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई की है। गणपति पंडाल में महिला की पुलिसिया पिटाई की वीडियो सामने आने के बाद डीसीपी लेवल के अधिकारियों की निगरानी में जांच के आदेश दिए गए हैं। वीडियो में दिखाई दे रही 2 महिला कांस्टेबल्स को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। मामले का एक नया वीडियो भी सामने आया है, जिसमें महिला बैरिकेडिंग तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। आतंकी हमले के अलर्ट के बीच मुंबई में आए धमकी भरे फोन के बाद सुरक्षा एजेंसियां सावधान हो गई हैं। मुंबई में होटल ताज और मुंबई एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
बड़ी तादाद में दोनों ही जगहों पर सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयरलैंड और अमेरिका के 7 दिनों के दौरे से वापस लौट आए हैं। न्यूयॉर्क से रवाना होने से पहले ट्वीट कर पीएम ने अमेरिकी दौरे को बेहद कामयाब बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि मेरे अमेरिका दौरे ने हमारे संबंधों की विशिष्ट गहराई और विविधता जाहिर की है। दिल्ली में एयरपोर्ट पर मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हाथों में झंडे और मोदी मोदी के नारों के साथ पीएम का स्वागत किया। चुनावी रैली में जाति सूचक बयान के लिए आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लालू ने 3 दिन पहले कहा था कि बिहार चुनाव अगड़े और पिछड़ी जातियों के बीच है। लालू के इसी बयान को चुनाव आयोग ने आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना है। राघोपुर के सीओ निरंजन कुमार ने गंगा ब्रिज थाने में मामला दर्ज किया है। बीजेपी नेता सुशील मोदी के खिलाफ भी चुनाव आयोग ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है। सुशील मोदी ने भभुआ की एक जनसभा में लोगों को फ्री कलर टीवी और फ्री लैपटॉप देने का वादा किया था। सुशील मोदी ने कहा है कि चुनाव जीतने के बाद हम क्या करेंगे ये लोगों को बताने का मुझे पूरा हक है और मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। बिहार के चुनावी माहौल में बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने मंगलवार को जाति कार्ड खेल दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि एनडीए के जीतने पर बिहार का मुख्यमंत्री कोई सवर्ण नहीं होगा। गिरिराज के मुताबिक बिहार का अगला मुख्यमंत्री या तो यादव होगा या फिर ओबीसी या फिर दलित। गिरिराज का ये बयान आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के उस बयान के बाद आया है जिसमें लालू ने कहा था कि ये चुनाव अगड़े और पिछड़ों का चुनाव है। बिहार के नवादा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली में जमकर हंगामा हुआ। नीतीश की रैली में कुछ लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। जब जेडीयू कार्यकर्ताओं ने मोदी समर्थकों को रोकने की कोशिश की तो वहां हंगामा खड़ा हो गया। नारेबाजी के दौरान मुख्यमंत्री की ओर चप्पल और काले झंडे भी दिखाए गए। इसी दौरान जेडीयू कार्यकर्ताओं और वहां तैनात पुलिसकर्मियों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। पुलिस ने हंगामा करने वाले कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार में डेरा डाल दिया है। मंगलवार को दिन भर अमित शाह स्थानीय नेताओं के साथ बैठकें करते रहे। इनमें विक्रम सिंह समेत कई ऐसे नेता भी शामिल थे जिन्हें टिकटों के बंटवारे पर नाराजगी थी। अमित शाह 6 अक्टूबर तक बिहार में ही रहने वाले हैं। इस बीच वो बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, सुपौल, कटिहार और पूर्णिया जिलों में 6 कार्यकर्ता सम्मेलनों में 38 जिलों के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। वहीं 2 अक्टूबर को बांका और 5 अक्टूबर को लखीसराय में होने वाली मोदी की रैलियों की तैयारियों का कामकाज भी अमित शाह खुद देखेंगे। लोकतंत्र केवल विरोध पक्ष रखता है, विरोध ही करना, हर बात में विरोध। आध्यात्मिक संत मुरारी बापू ने अपने प्रवचनों के दौरान एक राजनीतिक बयान दिया है। मुरारी बापू ने प्रधानमंत्री के विदेश दौरे के दौरान अपनी मां का जिक्र करते हुए भावुक होने की घटना पर कटाक्ष करने वाले कांग्रेस को संवेदनहीन कहा है। मुरारी बापू ने कहा कि मां को याद करते हुए किसको आंसू नहीं आएंगे। मुरारी बापू ने खुद के राजनीतिक विचार सामने आने के बाद सफाई देते हुए ये भी कहा कि मुझे सियासत से क्या लेना देना। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गई हैं। जापान के विदेश मंत्री के साथ सुषमा द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। सुषमा ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगी। अक्टूबर को सुषमा सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगी। सुषमा स्वराज और सरताज अजीज दोनों ही सार्क देश के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे, लेकिन दोनों के बीच किसी औपचारिक मुलाकात का कोई कार्यक्रम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 3 बजे सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री सभी मुख्य सचिवों से राज्यों में चल रही सोलर एनर्जी की परियोजनाओं पर बात करेंगे। पीएम सभी मुख्य सचिवों से चालू योजनाओं की जानकारी लेंगे और सामने आ रही समस्याओं पर बात करेंगे। बिहार चुनाव से पहले आज मोदी सरकार दलित समाज के आइकॉन और संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर के चित्र वाला स्टैंप जारी करेगी। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के फोटो वाले स्टैंप को रोककर बाबा साहब अंबेडकर के चित्र वाले स्टैंप जारी किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आज नए स्टैंप जारी करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर के बाद इसी क्रम में सरकार कई महापुरुषों के चित्रों वाले स्टैंप जारी करेगी।
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आज भारतीय नौसेना के बेड़े में आईएनएस कोची को शामिल कर देंगे। आईएनएस कोची एक साथ 50 टारगेट को निशाना बनाने वाला देश का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत है। खास बात यह है कि आईएनएस कोची दुश्मन के रडार की पकड़ में भी नहीं आ सकता। 164 मीटर लंबा और 17 मीटर गहरा ये जहाज 7,500 टन का है, जो 30 नॉट से ज्यादा की रफ्तार से लहरों को चीरकर आगे बढ़ सकता है। गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह विर्क और जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक भारती अरोड़ा के बीच छिड़ी जंग का फैसला अब डीजीपी क्राइम केपी सिंह की जांच में होगा। दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे पर आरोपों की चिट्ठी डीजीपी को भेजी है। अब हरियाणा सरकार ने डीजी क्राइम केपी सिंह को मामले की जांच का आदेश दिया है। चंडीगढ़ में हरियाणा के सीनियर आईएएस की गाड़ी से हादसे का शिकार हुई 90 साल की महिला डॉक्टर परमजीत कौर धनोआ ने आरोप लगाया है कि सीनियर आईएएस अनिल कुमार अपने पद का गलत उपयोग कर मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आईएएस के ड्राइवर पर हादसे के बाद केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अब तक मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की हालत नाजुक है। तिनसुकिया जिले में एक बैठक में शामिल हुए तरुण गोगोई भाषण दे रहे थे। उसी वक्त अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो लड़खड़ाते हुए गिर पड़े। फौरन उन्हें तिनसुकिया के सर्किट हाउस ले जाया गया, जहां असम मेडिकल कॉलेज की टीम ने उनकी देखरेख शुरू कर दी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सुरक्षा के लिहाज से एक बार फिर दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों को अलर्ट किया है। इस बार यह अलर्ट खास तौर पर इजरायली टूरिस्टों के लिए जारी किया गया है। आईबी के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में इजरायली दूतावास, एयरपोर्ट और मुंबई के चब्बाड हाउस में आतंकी हमले की योजना बन रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में तिरहुत नहर का बांध टूटने से करीब 1 दर्जन गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सैकड़ों एकड़ जमीन में लगी फसल डूब गई है। वहीं सैकड़ों गांव में पानी घुसने से लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बिखर गई है। सरकारी अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया है, लेकिन लोगों को बचाने के लिए होने वाले प्रयास अभी नाकाफी दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक निर्माणाधीन वेयरहाउस में एक जेसीबी मशीन अचानक दीवार से टकरा गई और दीवार भरभराकर गिर पड़ी। हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कई लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दीवार गिरने से हुए इस हादसे में 7 लोगों की जान गई है और 5 लोग जख्मी हुए हैं। यूपी के कानपुर में विकास प्राधिकरण में हजारों फाइलें कूड़े के ढेर में मिलने से सनसनी फैल गई। कानपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि इन फाइलों में कई बड़े घोटालों के राज दफ्न हैं। कूड़े के ढेर में हजारों फाइलें मिलने के इस मामले की जांच अब खुद कमिश्नर कानपुर मंडल कर रहे हैं। बीफ बैन के बाद जम्मू कश्मीर में शराब पर बैन का मुद्दा सरकार की पेशानियों पर बल डाल सकता है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक पीआईएल पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि हाईवेज, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और धार्मिक स्थानों के पास शराब की कितनी दुकानें हैं और इन्हें बंद करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। यूपी के सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक संतोष पांडे के भाई को बदमाशों ने गोली मार दी। घटना उस वक्त हुई जब वो प्रतापगढ़ से वापस लौट रहे थे। पहले से ही घात लगाए बदमाशों ने उन पर हमला किया। विधायक के भाई को 4 गोलियां लगी हैं और उन्हें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। लोग इस घटना को चुनावी रंजिश से जोड़कर देख रहे हैं। दिल्ली के उत्तम नगर में पुलिस ने सीबीआई के एक सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये सब इंस्पेक्टर एक एक्सपोर्टर से रिश्वत मांग रहा था। कारोबारी की शिकायत के बाद पुलिस ने जाल बिछाया और इस सीबीआई सब इंस्पेक्टर को रंगे हाथों धर दबोचा। यूपी के मुरादाबाद में छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने वाले प्रिंसिपल पर छात्र छात्राओं का गुस्सा फूटा। छात्रों ने प्रिंसिपल के दफ्तर में घुसकर उस पर हमला कर दिया। प्रिंसिपल किसी तरह जान बचाकर भागा, लेकिन छात्रों ने उसकी कार को चकनाचूर कर दिया। मामला ठाकुरद्वारा के मुस्लिम इंटर कॉलेज का है। छात्रों का आरोप है कि प्रिंसिपल छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजता था और उनके साथ छेड़खानी करता था। इस मामले में पुलिस का कहना है कि प्रिंसिपल के खिलाफ उनके पास कोई शिकायत नहीं है। अगर शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाएगी। ब्राजील में एक फुटबॉल मैच के दौरान न केवल मारपीट हुई बल्कि बंदूकें भी तन गई।
ब्राजील के एक एमेच्योर फुटबॉल क्लब के मैच में पहले रुकावट तब आई जब एक खिलाड़ी ने रेफरी को किक मार दी। रेफरी के फैसले से नाराज खिलाड़ी ने जब रेफरी को किक मारी तो जवाब भी जोरदार मिला। देखते ही देखते रेफरी ने गन निकाल ली और खिलाड़ी पर तान दी। दक्षिण अफ्रीकी टीम को अपने पहले अभ्यास मैच में ही हार का सामना करना पड़ा है। भारत ए के खिलाफ T20 मुकाबला खेलने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 189 रन बनाए। जवाब में भारत ए की टीम ने 2 गेंदें बाकी रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। ओपनर मनन वोहरा और मयंक अग्रवाल के बीच 119 रन की साझेदारी हुई। मनन वोहरा ने 56 और अग्रवाल ने 87 रन बनाए। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने टीम इंडिया को कहा है कि साउथ अफ्रीकी टीम को हल्के में लेने की गलती न करें। हालांकि सौरव ने यह भी कहा कि भारत में मैच होने के नाते टीम इंडिया के पास होम एडवांटेज होगी, लेकिन अगर भारतीय टीम ने मेहमानों को हल्के में लिया तो दक्षिण अफ्रीकी टीम उन्हें चौंका सकती है।